Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangal College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, राजकीय बांगल महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं इन दिनों बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के थर्ड पेपर के लिए जियोलॉजी के टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो आज का विषय है हेलमिंथ जंतु में परजीवी अनुकूलन, अर्थात पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमिंथ एनिमल्स। हेलमिंथ क्या है? हेलमिंथ वो वर्म है जो कि चपटे हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। निमेटोड्स होते हैं ये खास तौर से, निमेटोडा के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा में सम्मिलित किए गए हैं। तो इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण इनका जीवन बहुत सुगम हो जाता है और ये पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइटिक अडेप्टेशंस जो होते हैं, पैरासाइट्स की बॉडी में कुछ एनाटॉमिकल ऐसे फैसिलिटीज़ होती हैं या अल्ट्रास्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होती हैं जो कि अपने होस्ट के साथ उन्हें पोषण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो वह परिवर्तन जिनके कारण जंतु परजीवन हेतु अधिक अनुकूल बन जाते हैं, इन परिवर्तनों को अनुकूलन कहा जाता है। ये परिभाषा है इसकी। वह परिवर्तन जिनके कारण जंतु परजीवन के लिए, पैरासिटिज्म के लिए अधिक अनुकूल हो जाते हैं, फेवरेबल हो जाते हैं, इन परिवर्तनों को, इन चेंजेस को अडेप्टेशन कहा जाता है। कोई भी सजीव जब अपने पर्यावरण के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है तो इसे अनुकूलन कहते हैं, जिससे उसकी जीवन अवधि बढ़ जाती है तथा पर्यावरण के साथ उचित एवं सुविधाजनक मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल संबंध स्थापित हो जाते हैं। हेलमिंथ जिनमें चपटेकृमि एवं निमेटोड्स आते हैं, इसी तरह के मॉर्फोलॉजिकल एवं फिजियोलॉजिकल संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब आता है हेलमिंथ के परजीवी अनुकूलन के बारे में। पॉइंट्स क्या हैं इंपॉर्टेंट? तो वो पॉइंट्स हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इसकी श्रेणी में क्या क्या आते हैं? शरीर आवरण, बॉडी कवरिंग, आसंजन के अंग जिससे कि वो चिपकता है, चलन के अंग जिनसे कि वो उस स्थान तक जहाँ उसको पोषण प्राप्त हो वहाँ तक पहुँचता है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। चौथा है पोषण के अंग या पोषकांग, ऑर्गन्स ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रॉफिक ऑर्गन्स। पांचवा तंत्रिका संवेदी तंत्र, न्यूरोसेंसरी सिस्टम। छठा जनन तंत्र, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बाद में आता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। इसमें सुरक्षात्मक यांत्रिकी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन है और हाई फर्टिलिटी है। सुरक्षात्मक यांत्रिकी, अवायु श्वसन, परासरण नियमन और अधिक जनन क्षमता। आकारिकीय अनुकूलताओं के अंतर्गत या मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंतर्गत शरीर का आवरण या बॉडी कवरिंग को सम्मिलित किया गया है। इसके शरीर पर मोटा अध्यावरण पाया जाता है जो प्राणी को सुरक्षा आवरण प्रदान करता है, और इन प्राणियों के इंटीग्यूमेंट में या अध्यावरण में, त्वचा में कभी कभी स्केल्स भी पाए जाते हैं, शल्क भी पाए जाते हैं। इस आवरण का नियमित नवीनीकरण भी होता रहता है, रिन्यूवेशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, और यह एंजाइम रोधी होते हैं जिससे कि ये सेल्फ डाइजेस्ट नहीं हो पाए। स्क्लेरोप्रोटीन की बनी हुई इनकी संरचना होती है, स्केल्स होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है फेसियोला। फेसियोला हेपेटिका इसका एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट है आसंजन के अंग, ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट और एडिशन। ऑर्गन्स ऑफ एडिशन जो होता है, इसमें इन प्राणियों के शरीर के ऊपर या अंदर दृढ़ता के साथ चिपकने के लिए, अटैचमेंट के लिए आसंजन के कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, और ये आसंजन के अंग
सकर्स, हुक या शूल हो सकते हैं, स्पाइंस हो सकते हैं, सकर्स हो सकते हैं, हुक्स हो सकते हैं। तीसरा, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन के अंतर्गत, चलन के अंग के अंतर्गत, चलन अंग मुख्य रूप से भोजन को उपलब्ध कराने के लिए होते हैं, परंतु परजीवी स्वभाव स्वरूप चलन के अंग मुख्य रूप से भोजन को प्रोवाइड कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए होते हैं, परंतु परजीवी स्वाभाविक रूप से ही परपोषी के शरीर में ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ ये बिना प्रयास के ही उनके लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो पाता है या तैयार रहता है। इन प्राणियों में प्रायः चलन अंगों का अभाव होता है। इन परजीवी के स्वतंत्र लार्वों में चलन अंग पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है पोषण के अंग या पोषकांग। इसके अंतर्गत ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रॉफिज्म, पोषण के अंग या पोषकांग के अंतर्गत परजीवी का भोजन परपोषी का पहले से पचा या अर्ध पचा भोजन होता है। परपोषी हमेशा क्या करते हैं, पका पकाया भोजन उनको मिलता है। पैरासाइट्स खुद अपना भोजन तैयार नहीं करते, न वो कहीं से प्राप्त करते हैं जिसको कि वो एसिमिलाइज कर सकें या जिसको कि वो मेटाबोलाइज कर सकें। इन एनिमल्स के अंदर चूँकि ये होस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं, पैरासाइट जो हैं अपने परपोषी पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये भोजन परपोषी का पहले से पचा हुआ या अर्ध पचा हुआ भोजन इनका भोजन होता है। इन्हें भोजन को पचाने के लिए कोई विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती। इनमें पोषण अंगों का अभाव होता है। पचे हुए भोजन, पोषण अंगों का अभाव से तात्पर्य है इनके अंदर इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी संरचनाएं नहीं होती हैं या अर्धविकसित होती हैं। पचे हुए भोजन को चूसने हेतु चूषक ग्रसनी होती है, सकर्स होते हैं तथा अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड्स का एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक। फीताकृमि भी इसका एग्जाम्पल है। इन ट्रिमेटोड्स के अंदर या फीताकृमि में, टैपवर्म में आहार नाल का अभाव होता है क्योंकि वह सीधा ही पचित भोजन का अवशोषण करता है। फिर अब आप ये देखिए कि इनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल संरचना होती है वो क्या होती है। स्कॉलेक्स ऑफ द टेपवर्म, यहाँ हम आपको डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टेपवर्म या टेनिया सूलियम जो होता है फीताकृमि, उसका जो अग्रस्त भाग होता है उसको स्कॉलेक्स कहते हैं, हेड वाले पार्ट को। तो ए वाला डायग्राम स्कॉलेक्स का है और बी वाला जो है टॉप व्यू ऑफ स्कॉलेक्स है। तो इसमें रोस्टेलम है, 2 रोज हैं, इसमें 2 रोज किसकी हैं, हुक्स की हैं और सकर्स हैं। इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो स्मॉल हुक दिखाई देता है और लार्ज हुक दिखाई देता है। 2 तरह के इसमें हुक्स दिखाई देते हैं जो कि अग्रस्त सिरे से ये गोश्त की बॉडी में अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। 5वां पॉइंट है इसमें तंत्रिका संवेदी तंत्र या न्यूरो सेंसरी सिस्टम। इन प्राणियों में संवेदी अंगों का अभाव होता है। इन परजीवी जंतुओं में तंत्रिका तंत्र अत्यंत समानित और ज्ञानेंद्रियों का नितांत अभाव होता है, जबकि स्वतंत्र जीवी मेरासीडियम में नेत्र चिन्ह पाए जाते हैं और रूडिमेंट्री आई पाई जाती है। 6वां पॉइंट है जनन तंत्र का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिससे कि अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। ये हेलमिंथ परजीवियों में यह तंत्र सबसे ज़्यादा विकसित होता है।
क्यों? क्योंकि ये अपनी संतति को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिप्लिकेट कर सके, बना सके, इसलिए। और अति अधिक अंड उत्पत्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भली भांति विकसित होता है। अधिकतर ये पैरासाइट्स चपटे क्रमी, उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और उभयलिंगी होने के कारण परजीवी की अनुकूलताएं होती हैं। क्या हो सकती हैं? नंबर 1, इससे से कम जंतु रह जाने पर भी मैथुन क्रिया निश्चित रूप से होती है। दूसरा पॉइंट, मैथुन के पश्चात दोनों ही जंतु अंडे देते हैं और इस प्रकार जनन की दर 2 गुनी हो जाती है। तीसरा पॉइंट, दूसरे साथी के बिना भी परजीवी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या हैं? पहला पॉइंट, सुरक्षात्मक कार्यकी या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। जो परजीवी आहार नाल में पाए जाते हैं उन्हें पाचक रसों से बचने के लिए पाचक रसों की क्रिया से अपना बचाव करना होता है। इन प्राणियों में निम्नलिखित एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। पहला, आहार नाल की भित्ति को और उत्तेजित कर अधिक श्लेष्मल का या श्लेष्मा का स्त्राव करके, जिससे परजीवी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। ये इससे एक प्रकार का पैरासाइट के लिए इंसुलेशन का काम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, परजीवी के पाचक एंजाइम्स को उदासीन बनाने के लिए प्रति एंजाइम्स का स्त्रवण करते हैं। आपको जैसा कि पता है कि होस्ट के स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं और उन डाइजेस्टिव एंजाइम से पैरासाइट भी डाइजेस्ट हो सकता है। तो पैरासाइट स्वयं डाइजेस्ट नहीं हो पाए, इसके लिए पैरासाइट के द्वारा एंटी एंजाइम्स अर्थात वो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं जिससे कि होस्ट के द्वारा स्रावित एंजाइम्स का प्रभाव समाप्त हो जाए। और तीसरा पॉइंट, अपने शरीर के आरक्षी आवरण अर्थात प्रोटेक्टिव कवरिंग जो स्किन है, अध्यावरण है, उसको लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं जिससे कि ये इनका जो स्वरूप है, संरचना है, वो बरकरार रहे। दूसरा पॉइंट है अवायु श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। वे चपटी कृमि जो आहार नाल एवं पित्तवाहिनी में रहते हैं, वे ग्लाइकोजन को तोड़कर अवायु श्वसन करते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर मेरासीडियम और सर्केरिया लार्वा हमने आपको दिखलाया है। पहला वाला ए जो डायग्राम है मेरासीडियम है और बी है सर्केरिया। मेरासीडियम में देखिए आई स्पॉट्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, और सर्केरिया के अंदर माउथ, ओरल सकर, फेरिंग्स, एसिटाबुलम, फ्लेम सेल्स और टेल है। तो यहाँ देखिए इसका टीएस है स्किन का, इसमें ऊपर स्पिक्यूल्स हैं, क्यूटिकल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल्स हैं और मेसेनकाइमल सेल्स हैं। तो इस तरीके से ये इनके शारीरिक संरचना पैरासाइट्स की होती है। चपटे कृमियों में क्या अनुकूलन देखने को मिलता है, एडेप्टेशन देखने को मिलता है, वो समझें। परजीवी चपटे कृमि जैसे ट्रिमेटोड, सेस्टोड, इनके अंदर ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा के जो एनिमल होते हैं, इनमें उनके परजीवी जीवन के अनुसार बड़ी बड़ी अनुकूलताएं पाई जाती हैं और ये अनुकूलताएं आकार की एवं कार्य की दोनों प्रकार की होती हैं। आकार की अनुकूलताएं निम्न हो सकती हैं। परजीवी के शरीर के ऊपर या अंदर दृढ़ता के साथ चिपकने के लिए आकार की अनुकूलताएं निम्न हो सकती हैं। फिर से समझिए, परपोषी के शरीर के ऊपर या अंदर दृढ़ता के साथ चिपकने के लिए आसंजक अंग पाए जाते हैं, एडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इस कार्य के लिए चपटे कृमियों में चूषक हुक तथा शूल होते हैं
और परजीवियों में स्वतंत्र जननांगों का अभाव होता है। इनमें पोषण के अंग तथा ट्रॉपिक ऑर्गन्स आदि में पूर्ण रूप से विकसित प्रकार के होते हैं, क्योंकि पाचन के लिए भोजन पचा हुआ प्राप्त होता है तथा पूर्ण विकसित आहार नाल का इन प्राणियों में नितांत अभाव होता है। उद्दीपनों के प्रति तीव्र और दक्ष अनुक्रिया हेतु इनमें तंत्रिका संवेदी तंत्र पाए जाते हैं। परजीवियों में जनन अंग अत्यधिक विकसित परंतु इनके परजीवी स्वभाव के अनुरूप होते हैं, अतः ये बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी होते हैं तथा इन प्राणियों में जनन तंत्र सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार का होता है। टीनिया सोलियम के प्रत्येक जनन खंड में नर व मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं। टीनिया के अंदर जो उसके प्रोग्लोटिड्स होते हैं, गर्भित खंड होते हैं, मैच्योर सेगमेंट्स जो होते हैं बॉडी के, उनमें प्रत्येक सेगमेंट में मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं तथा प्रत्येक खंड में गर्भाशय के लिए पर्याप्त स्थान होता है, जिससे जायगोट स्वतंत्र रूप से विकसित होता है तथा जायगोट बनते ही अन्य जननांग वासित हो जाते हैं। परजीवियों की जनन क्षमता और जनन दर अन्य प्राणियों की तुलना में ज़्यादा होती है। इनमें फिजियोलॉजिकल क्या अडेप्टेशंस हो सकते हैं वो आप समझिए। आहार नाल के परजीवियों को परपोषी के पाचन रसों से अपना बचाव करना होता है। इस हेतु इन परजीवियों में आहार नाल से अधिक म्यूकस का उत्सर्जन परपोषी की आहार नाल से निकले पाचक रसों को उदासीन करने के लिए एंटी एंजाइम्स का सीक्रेशन संभवतः अपने शरीर के आरक्षी आवरण और अध्यावरण को लगातार नवीनीकरण करते रहने की क्षमता पाई जाती है। आहार नाल तथा पित्तवाहिनियों में वातावरण में स्वतंत्र ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए चपटे कृमि जो इन स्थानों में रहते हैं ग्लाइकोजन को तोड़कर एनॉक्सी रेस्पिरेशन करते हैं, अवायु शोषण करते हैं। अतः परजीवियों में विशेषकर ट्रिमेटोडा में शरीर के द्रवों का परासरण दाब परपोषी के शरीर के द्रवों के दाब का लगभग बराबर होता है, जिससे परासरण नियमन का होना आवश्यक हो जाता है। परंतु आंत्र में रहने वाले फीताकृमियों में परासरण दाब कुछ अधिक होता है, जिससे परजीवी का परपोषी के पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से आप समझिए एस्केरिस में पैरासिटिक एडेप्टेशन कैसा होता है। एस्केरिस जो है मनुष्य में आंत्र में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है, एंडोपैरासाइट्स होता है ये, और माउथ में ट्राई रेडिएंट लिप्स की उपस्थिति जो सकर्स का काम करती है ये इसमें पाई जाती है। उत्सर्जन अंग अत्यंत सरल एच प्रकार के पार्श्वनाल तंत्र की तरह से होता है। इनमें एक जोड़ी ज्ञानेंद्रियां या एम्फिड्स जो उच्च रूप से विकसित होते हैं पाए जाते हैं। एस्केरिस में बॉडी वॉल मोटी क्यूटिकल की बनी हुई होती है और यह अपने भोजन के रूप में परपोषी का ब्लड तथा उसकी आहार नाल का तरल भोजन ग्रहण करता है। एस्केरिस एनारोबिक शोषण करता है और जननांग अत्यधिक विकसित प्रकार के होते हैं। तो ये इसके खासियतें हैं। तो पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेल्मिन्स ये पूरा हो गया, जैसा मैंने आपको समझाया, जैसा मैं आपको PDF में शेयर करूंगा, इसी प्रकार से परीक्षा में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।